सामाजिक विज्ञान संकाय, हिंदी विभाग मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय सरदार शहर राजस्थान द्वारा आयोजित इस विस्तार व्याख्यान में सम्मिलित सभी विद्वानों, मुख्य वक्ता डॉक्टर मोहसन अली खान एवं समस्त श्रोता और विद्यार्थियों का विभाग की ओर से मैं विदुषी आमेटा स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि हम जानते हैं कि विचारों का आदान प्रदान प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है और मनुष्य समाज ने लिए इसके लिए हिंदी भाषा का निर्माण किया है। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा जैसे कई विशेषणों से अलंकृत होती हुई आज वैश्विक फलक पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार ने विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी और आज इसके 15 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। विश्व भर के समस्त हिंदी प्रेमी, विदेशी विश्वविद्यालय, विदेशी दूतावास, भाषाविद और अनुवादक आदि इस दिन को पूर्ण विशिष्टता के साथ में आज मना रहे हैं। इसी संकल्प के साथ कि हिंदी की स्थिति को हम समझे, हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो सके, इसके लिए आज यह विशिष्ट दिन है और कार्यक्रम की श्रृंखला को गति देते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर देवेंद्र मोहन सर को कि सर कृपया आप जुड़कर हमारे साथ में और अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र मोहन सर।
सभी आयोजकों को इस अवसर पर साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को करा और इस राष्ट्रभाषा को विश्व भाषा बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शायद किसी तकनीकी कारण से सभी व्यक्ति आदरणीय कुलपति महोदय का पूर्ण संभाषण नहीं सुन पाए हैं। मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि सर ने विश्व हिंदी दिवस आयोजन का इतिहास पर पूर्ण दृष्टिपात किया कि पहली बार 10 जनवरी 1975 में जब नागपुर में पहला अधिवेशन हुआ था, उस समय विश्व स्तर पर हिंदी को स्थापित करने के प्रयास प्रारंभ किए गए थे। तत्पश्चात 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार ने घोषणा की कि हमें हिंदी को विश्व भाषा के स्तर पर अगर स्थापित करना है और प्रसारित करना है तो आवश्यक है कि हम विश्व हिंदी दिवस मनाएं, और विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा 10 जनवरी 2006 को होती है। आज 15 वर्ष पूर्ण हुए, तब तक हिंदी की क्या स्थिति रही उस पर एक विचारात्मक चर्चा आदरणीय कुलपति महोदय के द्वारा की गई है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी विश्वविद्यालय के ऊर्जावान प्रशासक रजिस्ट्रार महोदय डॉक्टर पी के पंड्या सर को। सर, आप अपने वक्तव्य से कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएं। आदरणीय डॉक्टर पी के पंड्या सर। सम्मानीय कुलपति महोदय, अधिष्ठाता मानविकी सामाजिक विभाग, हिंदी विभाग की अध्यक्षा, छात्रगण और विद्यार्थी, आज का विषय जो दिया गया है वो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम विस्तारित रूप से व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं। मेरा थोड़ा अलग अंदाज है सोचने का, और मैं अपने अंदाज में ही इस बात को रखूंगा। मैंने कभी ये नहीं सुना कि अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी दिवस को मनाया जा रहा है या अंतर्राष्ट्रीय चीनी दिवस।
मुझे ये घटना के समय हो रहा है कि हमारी हिंदी फिल्म की एक बहुत ही सजीव वहां पर एक्टर थे, वो फायदे में राजकोट आंग्लो भाषा में थे और एक अंग्रेजी में कविता लिखते लोगों के पास गए और एक अंग्रेजी में जब वो वहां दूसरे के पास पहुंचे और उनसे वो समीक्षा करना चाहते थे, उनका क्या उसके बारे में गुण है। जब गुरुदेव के पास बलराज साहनी पहुंचे और पूछा कि जो वो अंग्रेजी में कविता लिख के लाए हैं उसके बारे में उनके क्या विचार है, तो गुरुदेव ने उनसे पूछा कि आपकी मातृभाषा कौन सी है, और उन्होंने जवाब दिया कि मेरी मातृभाषा है वो पंजाबी है। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि कहने से पहले जो अंग्रेजी में कविता लिखी हुई थी तो फाड़कर फेंक दिया और उसके बाद में कहा कि आप एक पंजाबी में कविता लिख के लाइए। यानी जो माँ के साथ हमारा संबंध होता है वो हमारी दोस्ती के साथ नहीं हो सकता, पड़ोसी के साथ नहीं हो सकता और किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जो जुड़ाव हमारा माँ के साथ होता है वो किसी के साथ नहीं हो सकता। कुछ अनुत्तरित प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं केवल आपको संचालित करके जा रहा हूँ। आत्म अवलोकन करना पड़ेगा किस वजह से आज ऐसी स्थिति आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और अभी माननीय कुलपति महोदय ने यह भी कहा कि 14 सितंबर को हम अपना हिंदी दिवस मनाते हैं, जहां हम एक 365 दिन में से एक विशेष दिन को मनाते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं हम उस क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ऊर्जा हमारी लगना चाहिए, जो अविभाजित ध्यान जिस विषय पर चलना चाहिए वो नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं हम हीन भावना के शिकार हो रहे हैं और इनसे उबरने के लिए क्या किया जाए। मैं समझता हूं आज इस हिंदी के विषय पर जो प्रकांड विद्वान प्रकाश डालेंगे, वो आप जो यहाँ पर जिनका भौतिक सानिध्य भी मिल रहा है, और अभी हमारे कुलपति महोदय ने भी हमारा मार्गदर्शन किया, इस कार्यक्रम की सार्थकता तभी बनेगी जब हम अपने व्यवहारिक जीवन में किसी प्रकार से हीन भावना का बोध न करते हुए और हम हिंदी का अधिकतम उपयोग करें। और मुझे एक घटना और स्मरण आ रही है, जिस समय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में यूएनओ में हमारे पहली बार विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब हिंदी में संबोधन दिया था, वो सारे भारत में एक बिजली जैसी उसमें लहर पैदा हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पता चला था कि भारत की भी कोई भाषा है। आज हम संख्या की दृष्टि से, जैसे भी श्रीमान जी बता रहे थे, कुलपति महोदय भी बता रहे थे कि पहले 10वें स्थान में से तीसरे या चौथे स्थान पर आ रहे हैं, लेकिन यह तो हो सकता है कि जनसंख्या की वजह से हो। यदि हम वास्तव में हमारी मातृभाषा का सम्मान देना चाहते हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन में इसको उपयोग करना ही पड़ेगा। एक जो इस काले धन्यवाद महोदय। जो आशा और जो भविष्य आप देख रहे हैं निकट
भविष्य में अवश्य ही हमारी आशाएं पूरी होगी, ऐसा हम मानते हैं। मैं मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता डॉक्टर अविनाश पारिक सर से निवेदन करती हूँ कि अपने वक्तव्य से कार्यक्रम को ऊर्जस्वित करें। डॉक्टर अविनाश पारिक सर। सर आपका आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप। अध्यक्ष हैं हिंदी विभागाध्यक्ष JSM महाविद्यालय अलीबाग मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई महाराष्ट्र के, आपने अपना जो आज कीमती समय दिया उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे प्रातः स्मरणीय संस्थापक परम पूज्य स्वामी श्री राम सिंह जी महाराज के वजन उपस्थिति को शत नमन करता हूं। सभी का मैं तहे दिल से सर आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज चली गई, अनम्यूट कीजिए सर। पारिक सर अनम्यूट कीजिए। जी जी सर, जी सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए सर। सर बैंडविड्थ लो होने के कारण से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये अभी आ रही सर? हाँ जी सर, बिल्कुल। देखिए, गांधी विद्या मंदिर की स्थापना 2 अक्टूबर 1950 में हुई थी और 1955 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने इस संस्था में पधार कर ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में इसका शिलान्यास किया और कुछ समय तक संचालन करने के बाद संस्थापक महोदय ने अपना सर्वस्व दान करके संन्यास ग्रहण कर लिया और इस संस्था में विनोबा भावे जी, हरिभा उपाध्याय जी, निरंजनाथ आचार्य जी, डॉक्टर श्रीमन नारायण जी अग्रवाल, डॉक्टर करणी सिंह जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जस्टिस बीपी बेरी और डॉक्टर LM सिंह जैसे मनीषियों का सहयोग, मार्गदर्शन एवं सानिध्य कुलाधिपति के रूप में सतत प्राप्त होता रहा। 2002 में इसे मानित विश्वविद्यालय की औपचारिक
मान्यता की इस संस्थान में आयुर्वेदिक है। इसी कड़ी में हमारी संस्था ने 25 गाँव रखा है। संस्था में मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत नस्ली से पीएचडी तक की शिक्षा दी जा रही है। स्वागत संभाषण की इस कड़ी में मैं आज के मुख्य वक्ता का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और हमारे कुलाधिपति माननीय कनकमल जी दुग्गड़ साहब एवं कुलपति प्रोफेसर देवेंद्र मोहन जी एवं रजिस्ट्रार डॉक्टर पांड्या साहब, उन सभी का मैं हृदय से आभार एवं स्वागत करता हूं कि जिन्होंने मार्गदर्शन में आज हम ये व्याख्यान माला आयोजित कर पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा स्वागत मैं करता हूं अपने विद्यार्थियों का, जो बड़े धैर्य से आज सुन रहे हैं। और विश्व हिंदी दिवस पर आज हमारे जो पधारे हुए विशेष व्याख्यान करता हमारे अतिथि गण से आप लाभान्वित होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सर। अब समय है आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कैप्टन डॉक्टर मोहसिन अली खान को सुनने का। डॉक्टर मोहसिन अली खान मुंबई विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र के JSM महाविद्यालय अलीबाग में हिंदी विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हैं। आप मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शोध निर्देशक हैं तथा पाठ्यक्रम समिति के सदस्य हैं। महाविद्यालय के राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी हैं और आपने इस क्षेत्र में ऑल इंडिया डीजी बैटन सम्मान भी प्राप्त किया है। 100 से अधिक शोध पत्र आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं, जिनमें हिंदी अनुशीलन, दस्तावेज, भाषा अनुवाद, समकालीन भारतीय साहित्य जैसी स्तरीय पत्रिकाएं सम्मिलित हैं। रचनात्मक लेखन में आपके द्वारा त्रितय शीर्षक से उपन्यास सैलाब नामक गजल संग्रह लिखा गया है और बहुत ही खुशी की बात है कि दोनों ही रचनाएं पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। इसी प्रकार एक काव्य संग्रह, रंगतंत्र और कबर खुद्दा कहानी संग्रह भी आपके द्वारा लिखे गए हैं, जो प्रकाशित हो चुके हैं। प्रगतिवादी समीक्षक और रामविलास शर्मा, दिनकर का कुरुक्षेत्र और मानववाद, अनुवाद का समकाल, रहीम के काव्य में पुराख्यान, नाटक विवेचना और दृष्टि, खंड खंड अग्नि, कविता में औरत, औरत में कविता जैसी महत्वपूर्ण समीक्षात्मक पुस्तकों का लेखन संपादन आपके द्वारा किया गया है। आपने लगभग 10 पुस्तकों का प्रकाशन किया है, संपादन किया है और आपके द्वारा संपादित पुस्तकें मुंबई विश्वविद्यालय के अध्ययन की पाठ्य सामग्री में सम्मिलित हैं। देवनागरी लिपि एवं हिंदी भाषा, भविष्य की आशा विषय पर आज हम आपका व्याख्यान सुन पाएंगे। बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, कृपया अपने विद्वत वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। कैप्टन डॉक्टर मोहसिन खान सर, स्वागत है सर। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय सरदार शहर चूरू, हिंदी विभाग मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के प्रमुख अधिष्ठाता, सबके प्रिय और आत्मीय स्वजन, मुख्य संरक्षक श्री कुलाधिपति श्री कनकमल दुग्गड़ साहब, उच्च शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, उनको मेरा बहुत सादर प्रणाम अभिवादन। प्रोफेसर देवेंद्र मोहन साहब, कुलपति उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय के, उन्हें मेरा सादर प्रणाम। सहसंरक्षक प्रमोद कुमार पांड्या सर का, जिनको अभी हमने सुना, रजिस्ट्रार महोदय का बहुत बहुत अभिवादन प्रणाम।
सह संरक्षक अविनाश पारिक साहब, जिनको अभी हमने सुना, अधिष्ठाता मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय का मैं बहुत अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार, आदाब सभी को सत श्री अकाल करता हूं। और इस विभाग के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, आयोजक समिति, उनका मैं सादर धन्यवाद अभिव्यक्त करता हूं, जिनमें डॉक्टर कल्पना मौर्य, अध्यक्ष हिंदी विभाग, डॉक्टर विदेशी अमेटा, सह आचार्य हिंदी विभाग, तथा समस्त गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ जूम प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं, सभी का मैं बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूं। मुझे इस विश्वविद्यालय के मंच पर कुछ कहने की एक संधि दी है। मैं अवसर का इसलिए इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मुझे अवसर दिया है। अवसर शब्द भी एक मेरी दृष्टि में थोड़ा कमजोर शब्द पड़ता है। मैं भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए मराठी से एक शब्द उठाता हूं, जिसे मैं कहता हूं संधि। संधि एक बहुत अच्छा और बहुत जोड़ने वाला शब्द है। मुझे इस विश्वविद्यालय से जो संधि मिली है, उसका मैं सम्मान करते हुए सभी आयोजकों और संपूर्ण विश्वविद्यालय के माननीय पदाधिकारियों के समक्ष आज कुछ हिंदी से संबंधित बात यहाँ मैं रखना चाहूंगा और कुछ हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से 10 जनवरी को हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और उसके पीछे क्या कारण रहे हैं और क्यों हम बार बार प्रयत्न कर रहे हैं। इस विषय पर हम थोड़ी बात करेंगे और फिर हम संपूर्ण तकनीक में कैसे हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं, तकनीक के रास्ते से हम कैसे हिंदी को और भी प्रतिष्ठा दिला सकते हैं, देवनागरी लिपि को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं तकनीक के क्षेत्र में, उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, मेरी दृष्टि में भाषा का विकास जो हुआ है वो वैश्विक सभ्यता के साथ हुआ है। जिस समय में विश्व की रचना हुई, पृथ्वी की रचना हुई, और रचना होने के साथ जिस तरह से उपखंड, उपमहाद्वीप, महाद्वीप, ये सारे बंटवारे एक पानी के द्वारा, या हम कह सकते हैं इस पृथ्वी पर जो 75% पानी है और 25% जमीन है, उसमें हम देख सकते हैं कि भाषा भी कहीं एक बिंदु के रूप में, बहुत बारीक बिंदु के रूप में मौजूद है। लेकिन इस विश्व में सबसे बड़ी धरोहर क्या है? इस विश्व की सबसे बड़ी धरोहर वो मानव है। यदि मानव ही नहीं होगा तो बाकी चीजों की परिकल्पना करना और उन्हें स्थापित करना हमारे लिए दुष्कर सिद्ध होगा। विश्व में अलग अलग भूखंडे, अलग अलग भूखंडों का अलग अलग पर्यावरण है और अलग अलग भौतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरणीय स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, सभ्यताएं, उनका सारा पूरा क्यों कह सकते हैं सांस्कृतिक विरासत का एक अलग ही क्षेत्र है। चाहे आप जर्मनी ले लीजिए या चाहे आप जापान ले लीजिए, रूस ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, अफ्रीका खंड ले लीजिए, भारत ले लीजिए, विश्व की हर पर्यावरण की स्थिति अलग अलग है। कहीं पर भी एक जैसा पर्यावरण, एक जैसा भूगोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो विविधता है, ये विविधता ही उस पर्यावरण की विविधता, उस संस्कृति की विविधता, उस सभ्यता की विविधता, उसकी पहचान बनाती है। भारत की विविधता भी भारत की पहचान बनाती है। अलग अलग भूखंडों पर जब मानव उपस्थित हुआ होगा, मानव ने जन्म लिया होगा, अपनी जंगली अवस्था में रहा होगा, वो कबीलों में, वो जंगल की अवस्था में अपना जीवन बिताता रहा होगा, उस समय में उसने कभी परिकल्पना भी नहीं करी होगी कि भाषा नामक की कोई चीज बनेगी जिस पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श किया जाएगा, जिस पर कई विद्या की कई शाखाएं स्थापित होंगी, भाषा विज्ञान खुलेगा, व्याकरण बनेंगे, वे व्याकरणविद होंगे या तकनीक के रूप में भाषा जुड़ेगी। ऐसा कभी उस मानव ने परिकल्पना नहीं की होगी।
उस मानव के पास केवल एक ध्वनि थी। उस ध्वनि को संग्रह करते 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 एक लंबी परंपरा, वर्षों की, हजारों वर्षों की एक लंबी परंपरा के बाद जब अगर आज हमारे पास देखा जाए तो हर विश्व के पास अपनी अपनी ध्वनियां हैं, अपना अपना व्याकरण है, अपना अपना भाषा विज्ञान है, अपनी अपनी तकनीक है, अपनी अपनी लिपियां हैं। इन सभी का उपयोग करके प्रत्येक विश्व का प्रत्येक देश अपनी लिपि, अपनी भाषा के प्रति सचेत बना हुआ है। और विश्व में बहुत सारी भाषाओं का उपस्थित होना इस बात का दर्शाता है कि ये जितनी भी भाषाएं हैं विश्व में अलग अलग खंडों में अलग अलग समय में बनी, चाहे अरब ले लीजिए, तुर्क ले लीजिए, जापान ले लीजिए, चीन ले लीजिए, या अन्य एशिया के कई खंड ले लीजिए, या अफ्रीका ले लीजिए, ये सारी जगह अलग अलग भाषाएं बनी है। और यदि एक सिद्धांत देवी सिद्धांत माना जाता है, यदि देवी सिद्धांत को हम साइड में रखकर यह सिद्धांत मानवीय सभ्यताओं के साथ जोड़कर देखें तो मानवीय सभ्यताओं में मनुष्य प्रगतिशील विचारधारा या प्रगति के साथ साथ अपनी भाषा की प्रगति करता है। उसको बाद में हमने धर्म के साथ जोड़ा, संस्कृति के साथ जोड़ा, जाति के साथ जोड़ा, हमने अलग अलग नस्लों के साथ जोड़ा और हमने फिर एक नए तरह का घालमेल करना शुरू किया। यदि वैश्विक रूप में देखा जाए तो विश्व में मानव समुदाय का उपस्थित होना, उसका विकास होना, विकास के साथ साथ उसकी समझ का विकसित होना, तकनीक का विकास होना, और इन सब को यदि सामूहिक सामुदायिक रूप में जोड़कर देखा जाए तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई वाणी, मनुष्य के द्वारा बनाई गई बोलियां, मनुष्य के द्वारा बनाई गई ध्वनियों को जब उसने संग्रह करना शुरू किया तो एक निश्चित आकार में उसके पास यूं कह सकते हैं कि अल्फाबेट्स आए, उनकी ध्वनियां संग्रहित हुई और उसके साथ लिपि का विकास हुआ। जब लिपि का विकास हुआ तो उन्होंने उस ध्वनियों को उसमें आकार देना शुरू किया, और जब आकार देना शुरू किया तो ध्वनियां सुरक्षित हो गई, और ये सुरक्षित ध्वनियां कई बदलावों के बाद परिवर्तन होते होते आज हमारे सामने विश्व में कई भाषाएं मौजूद हैं। विश्व की कई भाषाओं के साथ साथ भारत के भूखंड पर ही देखिए आप, भारत में आधिकारिक रूप से 24 भाषाएं संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं, और इन 24 भाषाओं का संवैधानिक दर्जा तब प्राप्त हुआ जब इनके पास एक व्याकरण है, एक भाषा विज्ञान है, एक सुव्यवस्थित विभाजित लिपि है, और उस लिपियों का प्रयोग अपनी अपनी भाषा में बराबर मात्रा में किया जाता है। तब जाकर ये 24 आधिकारिक भाषाएं आज संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं, और ये विविधता भारत में कई स्थानों पर देखी जा सकती है। आज भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जा रही हैं, ये समस्त भाषाओं का अपना अस्तित्व है। आज मैं यहाँ मध्य प्रदेश से हूँ और आज मैं महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र में आकर मैंने मराठी भाषा सीखी और मराठी भाषा का मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए क्योंकि ये एक अपने क्षेत्र की एक विशिष्ट भाषा है। इसी प्रकार से राजस्थान की भाषा है, हाड़ौती है, जयपुरी है, या अन्य बोलियां हैं, उन बोलियों का भी विशेष सम्मान है। तो आज हम दृष्टिपात करें तो आज विश्व की कई भाषाओं के साथ साथ भारत में भी कई भाषाएं, कई बोलियां मौजूद हैं, और कई बोलियां ऐसी हैं जिनका अभी भी अध्ययन होना बाकी है। अभी भी वो अध्ययन करने के लिए यूं कह सकते हैं उनमें बहुत सारे रिसर्च करने वाले जो शोधार्थी हैं वो आज भी उन भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लोकगीतों का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी ऐसी भाषाओं का अध्ययन किया जा रहा है जिसके बारे में अभी लुप्त है। आप देखते हैं समाज में लोक संपर्क में जाएंगे आप तो लोक संपर्क में आप पशु व्यापार लगता है, पशु मेला लगता है। पशु मेला में एक ऐसी भाषा चलती है जिसे किसी को पता ही नहीं है कि वो भाषा है या नहीं, या उसे भाषा का दर्जा देना चाहिए या नहीं। वो सिर्फ संपर्क और स्पर्श भाषा है। स्पर्श और संपर्क भाषा में चीजों के, पशुओं के सौदे हो जाते हैं। तो आज भाषा का इतना सूक्ष्म और इतना विस्तृत और इतना स्थूल रूप भी हमारे सामने देखने को मिलता है। आज भाषा केवल भाषा ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत है।
ये जरूरत बाजार की जरूरत बन गई है। जैसा कि स्पष्ट है कि हमारे भारत में भाषा के 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 में जिस तरह से भारत में संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को अंगीकृत किया गया और त्रिभाषा फार्मूला लाया गया, उस त्रिभाषा फार्मूला के तहत पूरे देश में जो कार्य प्रणाली या भाषा के जितने भी पक्ष हैं उन पर कार्य किया जाता है, उन पर विचार विनिमय किया जाता है। उनके द्वारा हर राज्य अपनी भाषा को संरक्षित करते हुए, राजभाषा को ग्रहण करते हुए और विदेशी भाषा अंग्रेजी को ग्रहण करते हुए चलता है। ये त्रिभाषा फार्मूला हमें और भी अधिक समृद्ध बनाता है और इस त्रिभाषा फार्मूला का भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और मेरा ये मानना है कि सब पर हिंदी भाषा थोपना भी एक अन्याय की बात होगी। क्यों अन्याय की बात होगी? क्योंकि सह अस्तित्व से ही संसार चलता है, सह अस्तित्व ही हमें प्रोग्रेस कराता है, हम प्रगति की ओर बढ़ते हैं, हम विकास की दिशा की ओर बढ़ते हैं। यदि हम बलात् रूप में हम हिंदी का झंडा उठाकर चलने लगेंगे और हम हठ पूर्वक हिंदी को सब पर थोपना चाहेंगे तो यह अन्याय होगा। उसका कारण यह है कि बहुत सारे दूसरे प्रांत की भाषाएं जो अपना अस्तित्व रखती हैं वो धीरे धीरे अस्तित्व खोने लगेंगी, आपसी संघर्ष होने लगेगा, टकराव होने लगेगा और हम एक गलत दिशा में भटक जाएंगे। इसलिए मेरा निजी निवेदन है कि कभी भी भाषा के पक्ष को लेकर, संस्कृति के पक्ष को लेकर या अन्य पक्षों को लेकर हमें बहुत ज्यादा अन्यायी, दुराग्रही या थोपने वाला एक अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि हमें सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए अपनी राजभाषा को कैसे हम वर्चस्व की तरफ ले जाए, हम कैसे विश्व की एक बड़ी भाषा बनाने की तरफ ले जाए, इस बारे में विचार होना चाहिए। अर्थात हमें आंतरिक संघर्ष भुलाकर हमें सामुदायिक विकास की सोच लेकर सभी श्रेणियों, सभी स्तरों, सभी तरह के सोपानों की परिचर्चा करते हुए भाषा को अन्य भाषाओं से जोड़ते हुए फिर हमारी राजभाषा को ऊंचे स्थान पर केंद्रित करना चाहिए। लोगों का बहुत दुराग्रह होता है कि वो हिंदी को थोपना चाहते हैं, हिंदी का गुणगान करते हैं और एक हठ पूर्वक हिंदी को बहुत आगे ले जाने की बात करते हैं। मेरा उन सभी से निवेदन है कि हठ पूर्वक कोई भी कार्य सिद्धि प्राप्त नहीं करता है। हम यदि समन्वय से चलेंगे, कोलैबोरेशन से चलेंगे, सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी को और भी समृद्ध बनाएंगे, समस्त भाषाओं की जो कह सकते हैं तकनीक को ग्रहण करें, उनके शब्दों को ग्रहण करें, समस्त भाषाओं को और शब्दों को हिंदी में समाविष्ट करें तो हिंदी और खूबसूरत और समृद्ध और वैभवशाली और सांस्कृतिक और भी ज्यादा लोगों की प्रिय बन जाएगी। तो हमें 10 जनवरी को यही संकल्प स्थापित करना चाहिए कि अपनी राजभाषा को विश्व की भाषा बनाने में दर्जा दिया जाए। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत में कभी भी किसी भी प्रकार की राष्ट्रभाषा कभी भी स्थापित नहीं हुई, सिर्फ राजभाषा है जो केंद्र ने अंगीकृत की है और राज्यों को स्वतंत्र दायित्व सौंपा है कि आप केंद्र की राजभाषा को भी अपनाइए और साथ साथ आपके प्रांत की जो राजभाषा है या आप जिस प्रांत में काम कर रहे हैं उसकी भाषा का भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। तो ये एक परिप्रेक्ष्य है हमारे सामने जो भाषा के आग्रह दुराग्रह को, न्याय अन्याय को, अन्य सब चीजें स्थितियों से मुक्त कराता है। आज अगर हम देखें तो आज हम उत्तर आधुनिक युग में आ गए। हमारी जो यूं कह सकते हैं कि हम जब आधुनिक हुए थे और जैसे औद्योगिक क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति आने के बाद हम आधुनिकता के दौर में प्रवेश करे थे, आज हम उत्तर आधुनिकतावाद में आ चुके हैं। उसका कारण साफ साफ ये है कि आज जितनी भी हमारी पुरानी सोच थी, पुराने माध्यम थे और पुरानी जिस प्रकार की परंपराएं थी
उन परंपराओं से हम उन परंपराओं को भी ग्रहण करते हुए नव मूल्यों का सर्जन करके नई तकनीक को अपनाकर डिजिटलाइजेशन के युग को अपनाकर अब हम एक नई शताब्दी में प्रवेश कर गए, इसलिए हम उत्तर आधुनिक हो गए। इस उत्तर आधुनिकता के दौर में आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आज सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। आज इस डिजिटल युग में, सोशल मीडिया के युग में, तकनीक के युग में कैसे हिंदी के चरणों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे हम अपनी राजभाषा को और भी अधिक समृद्ध, और भी हम शक्तिवान, और भी अधिक मात्रा में कारगर और उच्च सोपानों में कैसे ले जाया जाए। क्या हम नारों के द्वारा ले जाएं, हम केवल किताबों तक सीमित रखें, या हम उसके और आगे जाएं? हमें उससे और आगे जाना होगा। हमें पूरे संपूर्ण विश्व के साथ अपने कदम मिलाकर चलना होगा। संपूर्ण विश्व की तकनीक को समझते हुए हमें अपनी भाषा और लिपि को उसमें जोड़ते हुए अपनी भाषा को विश्व की भाषा बनाने के लिए यूएनओ तक आग्रह करना होगा, और उस यूएनओ के जितने भी जो नियम है, उन नियमों को मानते हुए उसके जितने भी शुल्क हैं, यदि हम उन शुल्कों को अदा करते हैं और एक स्टेटस बनाते हैं और उस शुल्कों को हम लगातार भरते जा रहते हैं 4-5 साल के अंदर, तो ही हमारी भाषा वहां टिक सकती है। वरना सचिवालयों में या दूतावासों में हम हिंदी का गुणगान कर लेंगे और हिंदी को यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं बना पाएंगे। यूएनओ को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक बहुत बड़ा तकनीकी मसला है, तकनीकी सवाल है, तकनीकी समस्या है। उस तकनीकी समस्या को यदि हमने पार कर दिया और हम उसके शुल्क को निरंतर भरते रहे, तो बाकी जो देश हैं वो भी हमारी भाषा को यूएनओ की भाषा बनाने के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं। लेकिन हम भीतर की बात करें, क्या हमारे भीतर देश में क्या हम बहुत ज्यादा हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को अपना रहे हैं? क्या तकनीक के पक्षों के साथ हमने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को जोड़ा है? क्या हम इतने सचेत और उत्तरदायित्वशील हुए हैं जो अपनी भाषा को अपना मानकर दैनिक व्यवहार में उनका उपयोग निरंतर कर रहे हैं? ये कुछ प्रश्न हैं जो मैं सभी से करता हूं। सदैव जहां पर भी मेरा व्याख्यान होता है, मैं सदैव सभी से करता हूं, क्या हम तकनीक के माध्यम से हिंदी भाषा को जोड़ रहे हैं? क्या उसके उपयोग, प्रयोग, इस्तेमाल को हम अपने जीवन में उतार रहे हैं? क्या अपने निजी जीवन में हमने अपने आप को तकनीक और भाषा के साथ, लिपि के साथ बहुत अधिक जोड़ रखा है? तो मेरा उत्तर मिलता है, नहीं जोड़ रखा है। आपके पास आपका गजेट में सारी तकनीक है, सारी लिपि है, सारा सब कुछ है, लेकिन हम अब भी अंग्रेजी का प्रयोग या हम रोमन लिपि का प्रयोग लगातार करते चले जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आप स्वयं इस बात का उदाहरण बन रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर आपके पास आपके नाम तो अपनी भाषा में है, लेकिन आपकी लिपि में आपकी भाषा नहीं दिखाई दे रही है। जब आप आपकी लिपि में अपनी भाषा को लिखने लगेंगे तो आपको अपने उत्तरदायित्व की भावना का निर्वाह होना पता चलेगा। जब तक हम अपने लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जब तक हम शुरुआत अपने से नहीं करेंगे, हम राजभाषा को उसकी आधिकारिक दर्जे तक नहीं पहुंचाएंगे। हम सब दिवस मनाते रहेंगे, लेक्चर आयोजित करते रहेंगे, लेकिन इस संकल्प को दोहराते रहेंगे, लेकिन कभी भी हम उसमें एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हमें एक कदम तकनीक के साथ जोड़ते हुए, अपनी भाषा और लिपि के साथ जोड़ते हुए आगे चलना होगा, ताकि हम अपनी भाषा को अपनी तकनीक से जोड़कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके। मैं आपको यहाँ कुछ चीजें, कुछ वस्तु स्थिति तकनीक के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ। हो सकता है मेरे तकनीक के माध्यम से कुछ स्क्रीन शेयर होता है नहीं, पहले मैं ये चेक कर लूं। मुझे कोई बता पाएगा कि मेरा स्क्रीन आप तक शेयर हो रहा है? हाँ सर, बिल्कुल देख पा रहे हैं सर हम।
जी, मेरी पीपीटी खुलने जा रही है, वो खुल जाए तो आप मुझे अवगत कराइएगा। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रहा है। जी, फुल स्क्रीन आ गया आपका? फुल स्क्रीन नहीं आया है सर। हाँ सर, देख पा रहे हैं, फुल स्क्रीन हो गया है। धीरे धीरे आता है। हो गया सर जी। यहाँ आप एक कोलाज देख रहे हैं। इस कोलाज पर आप अगर नजर डालेंगे तो सभी तरह की चीजें आपको मिक्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ सोशल मीडिया भी है, यहाँ फिल्म भी है, आपका कंप्यूटर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, आवागमन के साधन भी हैं, आपकी तकनीक का पक्ष भी है, आपकी जितनी भी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी दिनचर्या है उसमें जितने भी गैजेट्स हैं, जिन चीजों से तकनीक चीजों से आप जुड़ते हैं, वो सारा कोलाज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी के धारावाहिक हो, चाहे समाचार हो, चाहे आपके सर्च इंजन हो, चाहे आपके धार्मिक भावना हो या आपका अन्य कोई उपकरण हो, यहाँ सारी चीजों को आप बाकायदा देख सकते हैं। ये एक कोलाज आपको बताता है कि देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा तकनीक से कितनी अधिक मात्रा में जुड़ चुकी है और यह तकनीक ने हमें कितना सारा देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में दिया है, कितना सारा फैलाव हमारे पास आसपास मौजूद है। क्या हम उस फैलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम उन माध्यमों में उतरे हैं? क्या हम उन उपयोगी साधनों का उपयोग कर रहे हैं जिनको हमें सरकार भी दे रही है, जिनको निजी कंपनियां भी दे रही है, जिनको हम लगातार अपने आसपास अपने गैजेट में मौजूद पाते हैं? क्या हम उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सारा एक कोलाज आपको प्रश्न आपके भीतर पैदा करता है, आपको जगाता है इस बात के लिए। मेरा ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसकी ये रूपरेखा है जो ईमेल को लेकर चलेगा, सॉफ्टवेयर, अनुवाद, इंटरनेट, मोबाइल, मीडिया, वेबसाइट्स, ब्लॉग, दैनिक जीवन में और हिंदी का विश्व, ये पूरी बातों को मैं इसमें कुछ समय में समेटना चाहूंगा और विद्यार्थियों से मैं बहुत उम्मीद रखता हूं कि वो इन सब चीजों को समझें और लाभान्वित हो कि कैसे आपके गैजेट्स आपकी भाषा में आप चला सकते हैं और कैसा उपयोग आप कर सकते हैं, तकनीक को कैसे आप अपनी लिपि और भाषा में जोड़ सकते हैं। मैं प्रारंभ कर रहा हूं ईमेल, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के। आपके पास सभी के पास आज अकाउंट, अपना निजी अकाउंट है, आपके संस्थानों का अकाउंट है, आपके विभागों का अकाउंट है, जो ईमेल अकाउंट है, उस ईमेल का हम इस्तेमाल दिन रात करते हैं, विद्यार्थी भी करते हैं, हम लोग सभी करते हैं। क्या हम अपने ईमेल को अंग्रेजी में चला रहे हैं या हिंदी में चला रहे हैं? ये कभी आपने आपके मस्तिष्क से, आपके मन से आपने प्रश्न किया? आपको करना चाहिए। जो लोग हिंदी में, देवनागरी लिपि में अपना ईमेल चला रहे हैं, वो तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, क्योंकि वो अपनी भाषा में काम कर रहे हैं। अपनी भाषा में, अपनी लिपि में काम करते हुए हमें बहुत सुविधा मिलती है, हम बहुत ज्यादा सहज हो जाते हैं अपनी भाषा में काम करने के दौरान, क्योंकि हमने बचपन से अपनी भाषा को ऐसा अंगीकृत किया है जैसे पानी और लहर। जैसे पानी को लहर से अलग नहीं किया जा सकता है और लहर को पानी से अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही हमारे अंतःकरण को भाषा से अलग नहीं किया जा सकता है, हमारे मस्तिष्क को भाषा से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि हम अपने दिमाग को दूसरी भाषा के मोड पर जैसे ही डालते हैं तो हम असहज हो जाते हैं। हमारे भीतर का जो सब कुछ होता है, मोड चेंज होते ही, भाषा का मोड चेंज होते ही हम थोड़े से असहज हो जाते हैं, थोड़े से सतर्क हो जाते हैं, थोड़ा सा सोचने लगते हैं और अपनी सहजता को खो बैठते हैं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि अपनी चीजों को, अपने गैजेट में दी हुई चीजों को अपनी भाषा में इस्तेमाल करना प्रारंभ करें ताकि उसका उपयोग आप सहजता से कर सकें। देखिए, मैं यहाँ एक बार और स्पष्ट करना चाहूंगा, भाषा का
किसी भी तरह से स्टेटस से कोई संबंध नहीं है। आप किस स्टेटस के हैं, आपका स्टेटस कमजोर पड़ जाएगा। आप अंग्रेजी बोलते हैं तो बहुत उच्च पढ़े लिखे वर्ग में समाहित होते हैं, ये सब पुरानी बातें हैं। ये तब की बातें हैं जब हमारे यहाँ अंग्रेज मौजूद थे। अंग्रेजों की अंग्रेजियत को जब हमने अपनाने लगे और अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को हम कमजोर दृष्टि से देखने लगे, हमारी दृष्टि धुंधला गई, तब से ये प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा हो गया कि अंग्रेजी बोलने वाला बहुत पढ़ा लिखा कहलाता है और हिंदी बोलने वाला, राजस्थानी बोलने वाला बहुत पढ़ा लिखा नहीं कहलाता है, उसे गंवार समझ लिया जाता है। भाषा का स्तर से या स्टेटस से कोई संबंध नहीं। भाषा मात्र अभिव्यक्ति का एक साधन है। आप अपनी भाषा को अपनी लिपि और अपनी भाषा में अभिव्यक्ति कीजिए। आप अपनी अभिव्यक्ति को अपनी भाषा में अभिव्यक्त कीजिए। आप सहज हो जाएंगे, ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे, ज्यादा उपयोगी हो जाएंगे। आपका कम्युनिकेशन, आपका संचार का माध्यम बहुत उन्नत हो जाएगा। यहाँ आप मेरा इनबॉक्स देख रहे हैं, इनबॉक्स भी अंग्रेजी में लिखा हुआ था, अब ये हिंदी में हो गया। आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं इसमें हिंदी का भाग बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कर्सर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, सेटिंग के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां से आपको भाषा बदलने का पूरा जो विकल्प है वो दिखाई देगा इस प्रकार से। मेरी नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे होंगे, आप तक पहुंच गई होगी, ये जो हिंदी भाषा को मैंने स्थापित किया अपने ईमेल में। यहाँ भाषा का एक ऑप्शन आता है, जीमेल प्रदर्शन भाषा। जीमेल प्रदर्शन भाषा में आप ध्यान देंगे, भारत की बहुत सारी भाषा, 14 से 18 भाषाओं को गजट में डाल दिया गया है। सन 2000 से ये काम स्टार्ट हो गया था। सन 2000 से आपके गजट आपकी फोनेटिक लैंग्वेज में आने लग गए हैं, आपकी भाषा में आने लग गए हैं। आप अपनी भाषा का चयन कीजिए और अपना गजट, अपना ईमेल वगैरह सारी चीजें आप अपनी भाषा में चला सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही अपने गजट, अपने कंप्यूटर को मैंने भाषा दी, उस भाषा को देने के बाद ये सब कुछ हिंदी भाषा में हो गया और मेरा ईमेल हिंदी में हो गया। आप इसके पहले यहां पर आप एक देख रहे होंगे चिन्ह, अनार का चिन्ह दिख रहा है, अवर्ण दिखाई दे रहा है। यदि आप अवर्ण पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी सारी टाइपिंग हिंदी और देवनागरी में होने लगेगी। आपको कहीं अलग से टूल नहीं लाना पड़ेगा। यहाँ ईमेल में जाकर आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। यदि आप अंग्रेजी के बटन दबाते हैं AMAR तो वहां पर लिखा आ जाएगा अमर, या आप लिखना चाहते हैं कुछ और जो अपना नाम है, आप उस नाम को हिंदी में लिख सकते हैं। इसके साथ देखिए नेक्स्ट, जितने भी गजट के अंदर जो भी मेरा ईमेल है वो ईमेल मेरे हस्ताक्षर, नीचे देखिए आप मेरे हस्ताक्षर भी आप दिखाई दे रहा होगा कि मैंने हिंदी में कर लिए। ये मेरा हस्ताक्षर, मेरे इनबॉक्स से यदि कोई मेल जाता है तो आपको पूरा मेल हिंदी में मिलेगा, और कोई मेल मेरे पास आता है वो जो अगर अंग्रेजी में उसने टाइप किया तो उसका तुरंत वहां अनुवाद भी कर सकते हैं। अनुवाद का एक बटन दबाया, आपके पास हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। आपके गजट में इतनी सुविधाएं हैं कि यदि आप उनका उपयोग करने लगेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपकी रुचि जगेगी, और जब रुचि जगेगी तो आप धीरे धीरे अपनी चीजें, सारी चीजें हिंदी में करने लगेंगे। केवल हिंदी ही नहीं बल्कि देश की प्रमुख भाषाएं हैं, चाहे वो मलयालम हो, चाहे तेलुगु हो, तमिल हो, जिनकी अधिक बोलने वालों की संख्या है, पंजाबी हो, ये सारे चीजें, सारी लिपियां और सारी भाषाएं आपके गजट में, आपके ईमेल में, लगभग आपके मोबाइल में 14 भाषाओं में मोबाइल आता है आपका मोबाइल 14 भाषाओं में है, और विश्व की कई भाषाओं को अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो विश्व की कई भाषाएं आपको देखने को मिलेगी, और उस कई भाषाओं के अंतर्गत जब आप हिंदी को चयन करेंगे तो आपको हिंदी भाषा भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो आपको सॉफ्टवेयर एवं टूल्स हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का एक कोलाज दिखा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में
बाईं साइड में ऊपर ही ऊपर एक कोई बालक है जो फोनेटिक लैंग्वेज के द्वारा सारे अक्षरों को सीखने का प्रयास कर रहा है। विदेशी जो हमारे यहाँ आते हैं हिंदी सीखने, उन्हें इसी प्रकार से हिंदी सिखाई जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं शब्दकोश भी है, यहाँ पर टाइपिंग टूल भी है, यहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी और निजी अर्ध सरकारी द्वारा बनाए गए टूल्स वगैरह या उनकी वेबसाइट्स या अन्य जितनी भी चीजें हैं वो कैसे हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको हिंदी में आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये सब चीजें इंटरनेट पर फ्री में मौजूद है, निशुल्क मौजूद है। उन फ्री और निशुल्क चीजों का आप अपना इस्तेमाल कीजिए और अपनी भाषा में सब चीजों को, जितनी भी चीजें, उनका कम्युनिकेशन कीजिए, उनका संचार कीजिए, ताकि सहजता, विश्व में सहजता बढ़े। हम धीरे धीरे जब विश्व में आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है हम तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हम धीरे धीरे अपने जीवन को कठिनता की ओर लेते जा रहे हैं। जहां पर हमें सरलता मिल रही है, चीजें हमारी व्हाट्सएप हो या अन्य जितने गैजेट्स में, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में या संचार के जितने भी सोशल माध्यम है, वो सारी चीजें हमें सुविधाएं तो दे रहे हैं, लेकिन आप विचार विमर्श कीजिए, हमारा विश्व दिन पर दिन उलझता चला जा रहा है। हम उलझन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कठिनाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। उन कठिनाइयों को कैसे हम थोड़ी सी सरलता में ढाल सकें अपनी भाषा में, ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए, आपको सारे निःशुल्क हैं। हम कठिनाई को सरलता में जब कर देंगे तो हमारे सारे कार्य, दैनिक सारे कार्य, कार्यालय के सारे कार्य सरलता में विभाजित हो जाएंगे। जब हम सरलता में विभाजित हो जाएंगे तो कठिनाइयां हमारी एक तरफ रह जाएंगी। इसलिए हमें अपनी भाषा में चीजों का जब इस्तेमाल करेंगे तो कठिनाइयों से हम दूर होते चले जाएंगे। मेरी अगली स्लाइड है सॉफ्टवेयर, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा। देखिए, सरकारी प्रयत्नों में आईआईटीज ने बहुत योगदान दिया है। मुंबई आईआईटीज या कोलकाता चले जाएं या हैदराबाद चले जाएं या अन्य जहां पर बिहार है, वहां के आईआईटीज ने भाषा के लिए, लिपि के लिए बहुत योगदान दिया, बहुत रिसर्च करी है। एक जो सरकारी संस्थान है सीडेक पुणे ने बहुत जल्दी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जो श्रुत लेखन के नाम से, आप इधर बोलते जाइए, उधर टाइप होता जाएगा, जो टाइप है वो आप सुनते चले जाइए, यानी टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट। इसका शुल्क 5,500 रुपए था। 5,500 रुपए शुल्क होने के कारण बहुत ज्यादा प्रयोगकर्ताओं ने इसको खरीदा नहीं। बाद में ये सारी चीजें गूगल ने अवेलेबल करा कर दी और निःशुल्क अवेलेबल करा कर दी, तो बहुत ज्यादा लोग आज इस प्रकार के श्रुत लेखन या टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। विद्यार्थियों को मैं सजेशन देना चाहूंगा, विद्यार्थियों के पास हम आप नोट्स लिखते हैं, शिक्षा से रहते आपके गूगल विभाग वाले वृंद हैं और शिक्षक वृंद अपने आजकल ऑनलाइन जितने भी व्याख्यान हो रहे हैं, जितनी भी हमारी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं, हम ऑनलाइन निकल गए हैं, आ रहे हैं, इसका आवाज आ रही है। हम ऑनलाइन कक्षाओं में नोट्स भेजते हैं। विद्यार्थियों को एक चीज ध्यान देना चाहिए, आपके पास आपके मोबाइल में आपके पीडीएफ में एक ऐसा बटन है जिसे हम दबा देंगे तो जितना भी लिखा हुआ है पीडीएफ के अंतर्गत, जो सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ की, यदि वो फोटो है तो सुनाई में नहीं आएगा। आपके पास सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ की, टाइप वाली पीडीएफ की सॉफ्ट कॉपी, एक बटन दबाएंगे तो क्या लिखा हुआ है ये पूरा पढ़कर सुनाने लगेगा आपको। अब आप महिला की भाषा में सुनना चाहते हैं कि पुरुष की भाषा में सुनना चाहते हैं, ये भी उसमें ऑप्शन दे रखा है। आप एक बटन दबाइए, चाहे वो हिंदी साहित्य की कोई कहानी हो, हिंदी साहित्य के कोई नोट्स हैं, भूगोल है, सामाजिक विज्ञान है या हिंदी नाट्य साहित्य के, वो सारी चीजें आप सुनते चले जाएंगे। आपको पढ़ने की भी समस्या दूर होगी, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपका ईयरफोन लगाइए, विकास को हम ईयरफोन लगाकर सारी चीजें सुनते चले जाएंगे। निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं। आपके नोट्स आपको याद हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें आज हमारे पास मौजूद हैं जिसे हम टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट कहते हैं।
यहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप गीता को हिंदी में सुन सकते हैं, आप कुरान को हिंदी में सुन सकते हैं, आप बाइबल को हिंदी में सुन सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को हिंदी में सुन सकते हैं। आज भजन वगैरह सारी चीजें हिंदी में इतने सुंदर और साफ आ रहे हैं कि आप हिंदी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी शैक्षिक सामग्री। शैक्षिक सामग्री में हम बार बार मैन्युअल रूप से काम करते हुए, अपने गैजेट पे काम करते हुए, अपने पीसी पे काम करते हुए, कोई अंग्रेजी का शब्द आता है उसको ढूंढने के लिए हम बार बार मैन्युअल या शब्दकोश नहीं तलाशते हैं। हम उसको कॉपी करके इन जो बताई हुई वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मिलेगा कि ये सारे शब्दकोश ऑनलाइन है। आप कोई सा भी शब्द आपके पास आया, चाहे ईमेल के द्वारा आया हो, चाहे कोई परिपत्रक आया हो, कोई यूजीसी का परिपत्रक आया हो या अन्य कोई परिपत्रक आया हो, उसको कॉपी करेंगे, एक बटन दबाएंगे तो उसका अनुवाद हो जाएगा। आज कोई सा शब्द आपको नहीं मिलता, अंग्रेजी में समझ सकते हैं, अंग्रेजी में कोई शब्द आया तो हिंदी में कैसे समझेंगे, हिंदी का कोई शब्द है तो अंग्रेजी में कैसे आए। ऐसे अनुवाद के संसाधन आज हमारे पास मौजूद है, आज शब्दकोश हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी हैं, उन चीजों का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी भाषा के बैरियर की समस्या, आपकी भाषा बाधा समस्या का निराकरण आप कर सकते हैं, तुरंत निराकरण हो सकता है, क्योंकि भाषा की बाधा की समस्या से विश्व जूझ रहा है। हम एक दूसरे की संस्कृति को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए अनुवाद के माध्यम से आते हैं। और जब अनुवाद के माध्यम से चीजें हमारे पास आती है तो जितनी निकटता मूल भाषा में बनती है उससे हम थोड़े से दूर हो जाते हैं। तो आज अनुवाद का एक बहुत बड़ा पक्ष, ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा पक्ष एक तकनीक के साथ जुड़ा हुआ है, और हम उस तकनीक का इस्तेमाल करके दूसरी संस्कृतियों को समझ रहे हैं, दूसरी चीजों को हम लगातार सीखते चले जा रहे हैं। यहाँ पर एक महोदय आपको दिखाई दे रहे हैं, दुर्भाग्यवश इनका पिछले साल इनका देहांत हो गया, और इन्होंने बहुत काम किया है। 40 वर्षों की तपस्या इन्होंने की है। ये है श्री अरविंद कुमार, ये एक पत्रकार थे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो समाचार पत्र है उन समाचार पत्रों में ये जुड़े रहे, और जुड़ने के बाद फिर उन्होंने वो सब छोड़ दिया और अपने पूरे संपूर्ण परिवार के साथ, खुद उनकी पत्नी, उनकी बहू, उनके बेटे, सब ने मिलकर 40 वर्षों की तपस्या करके और सामंतर कोश, पेंगुइन इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश, थिसारस एंड डिक्शनरी तैयार करी। ये इतनी उन्नत, इतनी समाविष्ट, इतनी अद्यतन और इतनी ज्यादा जानकारियों से भरी हुई है कि इसमें बहुत सारे भाषाओं के शब्दों को लेकर विवेचनात्मक दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से कार्य करके 40 साल लगाकर इन महोदय ने विश्व को ये सामंतर शब्दकोश और थिसारस दिया है। इतने महोदयों का, विदों का, ऐसे शोध करने वाले लोगों का बहुत ज्यादा योगदान भाषा के क्षेत्र में देखा जा सकता है, और इनकी जितनी मेहनत है, ये सारी मेहनत तकनीक ने इनको, इनकी जितनी मेहनत है इसको ग्रहण, तकनीक ने इनके शब्द हैं, और ये सारी अगला है क्लास को नहीं है पॉलिटिकल क्यों, अगला है अनुवादकों के बिना कूटनीति संभव नहीं। देखिए, भाषा का दूसरा पक्ष अनुवाद के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषा का पक्ष अनुवाद के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है। विदेश मंत्रालय इस पर बहुत जोर देता है। विदेश मंत्रालय से मंत्री, सचिव वगैरह विदेशों में जाते हैं, और वहां जाने के बाद मान लीजिए कोई मंत्री, सचिवों को तो बहुत सारी भाषाएं आती हैं, अलग अलग देशों में जब उनकी नियुक्ति होती है भाषाओं के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, या एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हिंदी को ग्रहण किया जाता है और उसके माध्यम से अनुवाद किया जाता है। लेकिन बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में जाते हैं, जो वहां की भाषा को समझ नहीं पाते हैं, वो इंटरप्रेटर अपने साथ रखते हैं। तुरंत अनुवादक जो करते हैं, अनुवाद करते हैं, वो इंटरप्रेटर अपने साथ रखते हैं और उनके माध्यम से अपना काम चलाते हैं। तो आज अनुवाद के माध्यम से, हिंदी के अनुवाद के माध्यम से
बहुत सारी स्थितियां विश्व में बढ़ गई हैं। आज भारत की संस्कृति, भारत की चीजों को बहुत बड़ा काम हिंदी अनुवादकों ने किया है और ऐसी चीजें लाई गई हैं जिसके माध्यम से बहुत दुर्गति जो थी, दुर्गति को साफ करके आज हमारे सामने सहजता ला दी गई है और आज हम विदेशों की चीजें भारत में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और यहाँ की चीजें विदेशों में हम भेज रहे हैं। यानी दो तरफा आदान प्रदान हो रहा है। आज हमारे पास फॉन्ट परिवर्तक आ गए, बहुत सारे फॉन्ट जो पहले चला करते थे, जो यूनिकोड नहीं आया था, यूनिकोड को की समस्या, यूनिकोड ने विश्व में जो फॉन्ट की समस्या थी, उस फॉन्ट की समस्या को समाप्त कर दिया है। अब सारे जो मोबाइल आ रहे हैं वो यूनिकोड फॉन्ट में चलाए जा रहे हैं। अब पहले की फाइल जो चाहे कृति देव में है या अन्य फॉन्ट में है, चाहे वो कोई से भी फॉन्ट रहे हो, टेक्निकल जो हम यूं कह सकते हैं कि पेज मेकर में इस्तेमाल करते थे या हम कोरल ड्रा में इस्तेमाल करते हैं, उन सारे फॉन्ट्स को आज हम कैसे भी करके अपने यूनिकोड फॉन्ट में ढाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या का निराकरण। अब इसके साथ साथ एक तकनीक ने बहुत ज्यादा हमारे को सजग, सुलभ, उपयोगी, प्रयोगकर्ता बना दिया है। आज गूगल लेंस का उपयोग हो रहा है। आपका टेक्स्ट, आपके जो लिखा हुआ है आपका टेक्स्ट, आप आपके टेक्स्ट को, आपकी किताब को तुरंत गूगल लेंस में जाएंगे, एक बटन दबाएंगे, जितने भी किताब के फॉन्ट हैं जो छपे हुए थे वो टाइप के रूप में आपके पास आ जाएंगे। जब टाइप के रूप में आपके पास आ जाएंगे, आप हिंदी की कोई भी किताब का अब आप यूनिकोड फॉन्ट में कोई भी किताब ला सकते हैं, यदि वो अवेलेबल छपे हुए रूप में नहीं है और उसे फिर से छापना है, फिर से आपको करना है, गूगल लेंस का इस्तेमाल कीजिए। सबसे बेहतरीन तकनीक है, उससे आप सारी समस्या से निजात पा सकते हैं। गूगल लेंस से आपके छपे हुए अक्षर आपकी टाइपिंग बन जाएंगे। सरकार के ऐसे बहुत सारे प्रयास है जिसमें हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया गया है, देवनागरी लिपि को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उसको बाइलिंगुअल बनाया गया है, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी मौजूद है। आप अंग्रेजी वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं कीजिए, यहाँ पर आपको हिंदी का एक बटन दिखाई देगा, आप उस बटन को दबाइए, वो वेबसाइट आपको हिंदी में हो जाएगी और आप देवनागरी लिपि में आपकी वेबसाइट, जितनी भी सरकारी वेबसाइट है वो देख सकते हैं। तो इतने ज्यादा प्रयास आज विश्व में, भारत में हो रहे हैं जिसके प्रयोगकर्ता बहुत कम हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि हम इन सब चीजों को अपनी भाषा में चला सकते हैं। यहाँ पर आप इंटरनेट में देवनागरी लिपि का इस्तेमाल देख रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले कभी किसी जमाने में रोमन के बहुत ज्यादा पेज थे इंटरनेट पे, अब रोमन की स्थिति को पछाड़ दिया है और हिंदी ने एक ऐसी भूमि तैयार करी है जिसमें हिंदी के बहुत ज्यादा पेज आज इंटरनेट पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ मोबाइल की बात करो, आपके पास आपका मोबाइल है, मोबाइल की सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद भाषा के ऑप्शन में जाइए, भाषा के ऑप्शन में जाने के बाद आप अपना पूरा मोबाइल हिंदी में कर सकते हैं। पूरे मोबाइल की जितनी भी यूं कह सकते हैं श्रृंखलाएं, जितनी भी खिड़कियां हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर है, वो तुरंत हिंदी में हो जाएंगे। और आपको आपके मोबाइल में क्या समस्या लग रही है, आप अगर अंग्रेजी में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हिंदी में समझ पाएंगे कि आपके मोबाइल में ये त्रुटि उत्पन्न हो गई है, ये सॉफ्टवेयर इस तरह से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये सारी बातें, ये सारी तकनीक का पक्ष आपको आपका मोबाइल हिंदी में समझाएगा। तो आपको आपके मोबाइल हिंदी में चलाने चाहिए। हिंदी में यदि आप आपके मोबाइल रखते हैं तो आपका स्टेटस या आपका स्तर कमजोर नहीं होगा, बल्कि आपकी उत्तरदायित्व की भावना, आपकी रुचि और अपनी राजभाषा के प्रति सम्मान की भावना ही झलकेगी। आपका स्टेटस खराब नहीं होगा। मीडिया और देवनागरी का आज बहुत बड़ा संबंध है। मीडिया, जो प्रमुख मीडिया है, जितने भी समाचार चैनल है, आज बड़े बड़े समाचार चैनल और समाचारों को देखने वालों की संख्या आज सबसे ज्यादा हिंदी की है। हिंदी के समाचार को बहुत ऑथेंटिक माना जा रहा है। अंग्रेजी के समाचार
बहुत कम 4% लोग अंग्रेजी के समाचार देख रहे हैं और 56% लोग हिंदी के समाचार देख रहे हैं। बाकी लोग क्षेत्रीय भाषाओं में लगातार समाचार देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट समाचार कंपनी, समाचार चैनल्स, मीडिया हाउसेस हिंदी को लेकर चला रहा है, मुनाफा कमा रहा है, टीआरपी बटोर रहा है सिर्फ एक भाषा के माध्यम से, वो हिंदी की भाषा के माध्यम से। ये हिंदी भाषा के माध्यम का समाचार चैनल केवल भारत में ही नहीं देखे जा रहे हैं, विदेशों में भी देखे जा रहे हैं। विदेशों में इस हिंदी भाषा से बहुत सारे चैनल अंग्रेजी के भाषा से अनुवाद किए जा रहे हैं और भारत की न्यूज को अनुवाद के माध्यम से वहां प्रसारित किया जा रहा है। आज मीडिया अगर जिंदा है, जितने भी मीडिया हाउसेस जिंदा है, वो केवल हिंदी भाषा के बदौलत जिंदा है, क्षेत्रीय भाषाओं के बदौलत जिंदा है। अंग्रेजी के चैनल बहुत कम देखे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टीआरपी अंग्रेजी के चैनल को नहीं मिलती है, केवल हिंदी की ही, क्योंकि अधिकांश भाषा के प्रयोगकर्ता सुनने, समझने, लिखने, पढ़ने वाले हिंदी के हैं। ये सुनने, समझने, लिखने और पढ़ने वाली दक्षता को ध्यान में रखकर मार्केट वैल्यू का आकलन करके फिर हिंदी में चैनल्स आए हैं। आपको पता है, हमारी आपकी पीढ़ी में स्टार न्यूज अंग्रेजी में शुरू हुआ था। स्टार न्यूज या स्टार चैनल्स अंग्रेजी में नहीं देखे गए, बाद में स्टार वालों को अपनी भाषा बदलना पड़ी और हिंदी में सारी चीजें लाए। ऐसे ही नेशनल ज्योग्राफी, ऐसे ही आपका डिस्कवरी पहले अंग्रेजी में आया था, उसका बहुत ज्यादा लोगों ने प्रचलन नहीं हुआ और मजबूरन उसका अनुवाद करके फिर सारी चीजें हिस्ट्री, नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी जैसे प्रमुख शोध करने वाले चैनल अब हिंदी में मौजूद हो गए हैं। बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारे साइट्स, बहुत सारी चीजें अब हिंदी में आने लगी हैं। विज्ञापन की अगर हम बात करें, अंग्रेजी की विज्ञापन नहीं चलते हैं। भारत का 50% से अधिक भाग देखने वाला है वो हिंदी के विज्ञापन देखता है और हिंदी के विज्ञापनों के माध्यम से वो अपने रोजमर्रा के में कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना है उसका निश्चय करता है, उसका निश्चित करता है। और जब वो डिसाइड करता है तो विज्ञापनों के माध्यम से वो डिसाइड करता है कि मुझे ये वाला साबुन खरीदना है, मुझे ये तेल खरीदना है, मुझे ये चीजें खरीदना है। ये विज्ञापन जब तक हिंदी में नहीं होंगे तो गांव का व्यक्ति भी नहीं समझ पाएगा कि उसे कौन सी चीजें समझना है, कौन सी लेना है, कौन सी छोड़ना है। अर्थात ग्राहकों का विवेक जागृत करने में विज्ञापनों में हिंदी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्राहकों को लुभाने में हिंदी ने अपनी भूमिका निभाई है, उसको विवेकी बनाने में हिंदी ने अपनी भूमिका निभाई है। अर्थात एक उपयोगकर्ता, एक ग्राहक कैसे चीजों को हैंडल करेगा, कैसे चीजों को खरीदना है, कितनी चीजों को खरीदना है, कौन सी कंपनी की चीजों को खरीदना है, ये वो तभी डिसाइड कर पाता है जब उसके मोबाइल में, टीवी में या अन्य स्थानों पर वो जो हिंदी भाषा है उससे वो प्रभावित होता है, उससे वो चीजें समझता है। दैनिक जीवन में भी हमने हिंदी का बहुत उपयोग किया है। प्रौद्योगिकी ने, सूचना प्रौद्योगिकी ने, तकनीक ने हमें बहुत सारा कुछ हिंदी में दिया है जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं। हमें उसका उपयोग करना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं मजदूर भी एटीएम मशीन, ये मजदूर भी अपनी चीजें इसमें यूज कर रहे हैं। आज तकनीक ने उन्हें समझा दिया है कि आप अपनी भाषा में तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक रसीद है, यहाँ पर मुंबई से, मैं मुंबई जाता हूँ तो यहाँ से फोटो खींच के लाया, ये देखिए हिंदी में, मराठी में, ये सारा कुछ आता है। ये दैनिक जीवन में भी तो हम हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम अंग्रेजी का गुणगान क्यों करें, रोमन का इस्तेमाल क्यों करें। ये देखिए एक IIT था, उसने ये डॉलर के समकक्ष र से हिंदी का रुपए का चिन्ह दिया जो भारत सरकार ने अपनाया। यदि आविष्कार नहीं होता तो आज हमारी जो यूं कह सकते हैं कि हमारी मुद्रा का कोई चिन्ह नहीं होता ना। आज हमारी मुद्रा का चिन्ह हमारी लिपि के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। आज विश्व में ये जो मुद्रा का चिन्ह है, आज हमारे इस चिन्ह से हमारे मुद्रा पहचानी जा रही है।
विश्व में। ये देवनागरी लिपि का कमाल है। आप देखिए, ये एक एटीएम का मैं फोटो लाया था उदाहरण के रूप में, या स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक हमें 3 भाषा फार्मूले में एटीएम चलाने की सुविधा देता है, इंग्लिश, हिंदी और आपकी क्षेत्रीय भाषा। मैं यहाँ पर हूँ आजकल, तो यहाँ से मैंने फोटो लिया, मराठी भाषा में दिखाई दे रही है। ये देखिए, मराठी भाषा में आप चलाना चाहते हैं मराठी में चाहिए, हिंदी में चलाना चाहते हैं हिंदी में चलाइए। मैं अक्सर अपने एटीएम को हिंदी में ही चलाता हूँ। मैं बैंक में जाता हूँ, हिंदी में ही स्लिप भरता हूँ। एक बार कैशियर मुझे निगाह उठा के देखता है कि बहुत देर बाद एक हिंदी भाषी या हिंदी में लिखने वाला या देवनागरी में लिखने वाला व्यक्ति आया, या मुझे अन्य नजर से देखता होगा, लेकिन मैं अपनी नजरें उससे मिलाता हूं कि हाँ, मैं अपनी भाषा में ही सब चीजों का इस्तेमाल करता हूं। मुझे अपनी भाषा को उत्तरदायित्व याद है। विश्व की प्रमुख भाषाओं पर एक दृष्टिपात कर ले। विश्व की प्रमुख भाषाओं में हिंदी कभी तीसरे नंबर पे आती है, कभी दूसरे नंबर पे आती है, कभी चौथे नंबर पे चली जाती है। हिंदी, उर्दू आज अगर हम देखें तो विश्व के दूसरे और तीसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा मॉडर्न बोली जाती है, मॉडर्न चीन में बोली जाती है, और चीन की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका इस्तेमाल विश्व में सबसे अधिक होता है। हम दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। हमारे प्रयोगकर्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। यहाँ से विदेश में जो लोग जा रहे हैं, वो चाहे वो कन्नड़ के हों या तमिल हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, ये सभी लोग जब आपस में कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो अंग्रेजी में नहीं करते, वो हिंदी में करते हैं। विदेशों में हिंदी फिल्में पसंद की जा रही हैं, विदेशों में हिंदी चैनल्स पसंद किए जा रहे हैं, वो उनका लगातार हिंदी में का प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर यदि हम निश्चित करें तो एक बड़ी सर्वे के मुताबिक एक बड़ी भाषा हिंदी सिद्ध होती है, जो विश्व में दूसरे स्थान पर। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनसंख्या जो कह सकते हैं कि परिगणना हुई थी, उस परिगणना की दृष्टि से जब हिंदी का नंबर आया तो 43.63 लोग हिंदी में बोलने, लिखने, पढ़ने, समझने में सक्षम थे। यानी भारत का 43% भाग हिंदी में कम्युनिकेशन करता है, हिंदी में अपनी मनस्थिति को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्ति का साधन उनका हिंदी है, लिखने का साधन इनका हिंदी है, दृश्य साधन उनका हिंदी है। ये सारा कम्युनिकेशन का जितना भी जखीरा है या सोशल प्लेटफॉर्म है, उसमें हिंदी का इस्तेमाल लगातार देवनागरी लिपि के साथ होता चला जा रहा है। विश्व में हिंदी के बढ़ते चरण आप देखिए, 8 वर्षों में दुनिया में बढ़े 19 करोड़ हिंदी जानने वाले। 8 वर्षों का अगर आंकड़ा निकाला और सर्वे के मुताबिक 19 करोड़ लोग हिंदी को जानने वाले बढ़े हैं, और निरंतर इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जो सरल है, सहज है, उपयोगी है, सार्थक है, जिसमें अभिव्यक्ति की क्षमता बहुत है, जिसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने की ताकत भी बहुत है, जिसमें समाहार शक्ति, समन्वय की शक्ति बहुत ज्यादा है, जिसमें सहिष्णुता की बात है। ये ऐसी एक भाषा है जो सभी भाषाओं के शब्दों को लेकर चल बढ़ते चले जा रहे हैं। परीक्षा के माध्यम से आप देखते जा रहे हैं, लगातार हिंदी के बढ़ते जा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में जाइए, हिंदी के चरण देख सकते हैं। आप राजस्थान में जाइए, राजस्थान में तो आप हैं ही, वहां पर हिंदी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। बहुत ज्यादा आईआईटी में भी हिंदी को भी लाया जा रहा है, और 2.0 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत, नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं, हिंदी भाषा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। आप आपकी लोकल लैंग्वेज में शिक्षा को ग्रहण कीजिए, ताकि अधिक मात्रा में शिक्षा कारगर बन सके, उपयोगी बन सके। तो इस दृष्टि से भी हमें हिंदी को देखना पड़ेगा। जो 2.0 परीक्षा प्रणाली या 2.0 शिक्षा प्रणाली है, उसमें भी हिंदी का बहुत ज्यादा योगदान या क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत ज्यादा योगदान मिल रहा है। ये एक नई प्रकार की एक सोच है, और इस सोच को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये इतने सारे आपके सामने कटिंग्स इकट्ठा करी जो काम की हैं, जिसमें हिंदी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की बात करी गई है। विदेशी भाषाओं में है बेरोजगारी, हमारी समस्या एक समाधान।
आप फिल्मों के क्षेत्र में चले जाइए, फिल्मों के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अनुवाद के माध्यम से, डबिंग के माध्यम से कैसे फिल्मों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। दक्षिण की फिल्में हिंदी में आ रही है, बंगला की फिल्में हिंदी में आ रही हैं और विदेशी फिल्में हिंदी में आ रही है, हमारी फिल्में विदेशी भाषाओं में जा रही हैं। हम विदेशी फिल्मों को हिंदी में देखने लग गए, अपने भाषाओं की फिल्मों को, अपनी भारतीय भाषाओं की बेहतरीन फिल्मों को हिंदी में देखने लग गए, उनका अनुवाद होने लगा, कार्टूनों का अनुवाद होने लगा, विज्ञापनों का अनुवाद होने लगा। ये सारी स्थितियां आज तकनीक के माध्यम से जुड़ी हुई हैं और आज हमारे सामने उपलब्धियां भी हैं, चुनौतियां भी हैं और सीमाएं भी हैं। हमें उन उपलब्धियों को जानना है, चुनौतियों का सामना करना है और अपनी सीमाओं का और विस्तार करना है और आगे बढ़ना है और भी अधिक आगे बढ़ने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की कि अपनी राजभाषा, अपनी हिंदी, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को आगे ले जाया जाए और उसमें इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ चुटकी लेने से अगर हिंदी का विकास होता तो आज गिने चुने अंग्रेजी बोलने वाले पूरे भारतवर्ष पे अपनी मनमानी नहीं करते। ये बात सत्य है कि अंग्रेजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग अपने को सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स में रखते हैं और हिंदी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के लोग अपने को सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स में नहीं रखते हैं। इन स्थितियों से हमें निजात पाना होगी और हमें तकनीक के साथ जुड़कर अपनी हिंदी, अपनी राजस्थानी बोली भाषा को और आगे लाना होगा, मराठी को और आगे लाना होगा, क्योंकि राजस्थानी, मराठी, हिंदी, संस्कृत और नेपाली ये सारियों की एक ही लिपि है, वो है देवनागरी लिपि। आज हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा पत्राचार, हमारे ड्राफ्ट्स, हमारे पत्र, हमारी जितनी भी चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हिंदी में करेंगे तो ज्यादा हम सहज, उपयोगी, सार्थक प्रयोगकर्ता बन जाएंगे ताकि हम विश्व में निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपने ये व्याख्यान बहुत शालीनता से, बहुत रुचि से और बहुत सहयोग, समन्वय शक्ति से सुना। मैं संस्थान के सभी पदाधिकारियों का बहुत हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे जगह देकर, मुझे संधि देकर बहुत यूं कह सकते हैं कि एक आभार, एक यूं कह सकते हैं अपनापन मुझे दिया और इस अपनेपन से कभी उऋण नहीं होऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो यूं कह सकते हैं कि एक मन स्थिति है, उस मन स्थिति में अपने आप को बदलने का एक अवसर मिलेगा। हम अपनी भाषा को तकनीक के साथ जोड़ते हुए और भी आधुनिक बनते हुए, अपनी संस्कृति को साथ में लेकर चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सभी से ये उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में हम हिंदी को प्राथमिकता दें, अपनी लिपि को प्राथमिकता दें और तकनीक के साथ हम जुड़कर अपनी भाषा को एक राजभाषा का सम्मान दिलाते चले जाएं। सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी संस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों का बहुत आभार, आयोजकों का बहुत आभार, यहाँ जुड़े हुए महानुभावों और हिंदी विभाग अध्यक्ष आमेटा जी और सभी का मैं बहुत, विद्यार्थी वृंद, इन सब का मैं बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया है। बिल्कुल व्यावहारिक बातें बताई हैं आपने कि देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा को किस प्रकार से हम अधिकाधिक प्रयोग करके समृद्ध कर सकते हैं। सर, अगर आप अनुमति प्रदान करें और किसी श्रोतागण के कोई प्रश्न हो विद्यार्थियों के, तो सर अगर समय है अथवा आप जैसा आदेश करेंगे। बिल्कुल समय है। जी सर, धन्यवाद सर। श्रोतागण जो साथ में जुड़े हुए हैं और विद्यार्थी अगर कोई प्रश्न रखना चाहें अपना तो स्वागत है, अथवा केवल किसी चर्चा में कुछ अपनी बात जोड़ना चाहें। कई प्रबुद्ध श्रोता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह सर, डॉक्टर सतीश ओझा सर, और भी मैं देख रही हूँ डॉक्टर मनीषा जी और सुरेश कुमार शर्मा सर, आप लोग जुड़े हुए हैं। अगर कोई चर्चा में भागीदारी करना चाह रहे हैं तो
स्वागत है आप लोगों का। डॉक्टर काकानी श्री कृष्णा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सर, आपने इतना विस्तार से और इतना बिल्कुल सरल भाषा में सब बातें बताई हैं कि शायद कोई प्रश्न न तो मुझे चैट बॉक्स में नजर आ रहे हैं और विद्यार्थी भी काफी प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य को सुन करके। बहुत बहुत आभार सर आपका कि आपने हमें लाभान्वित किया, अपना पूरा मार्गदर्शन दिया। हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक लाभान्वित रहे हैं और बहुत ही कम समय में मैंने आपको निवेदन किया था और इस निवेदन को आपने स्वीकार किया। आपको सर बहुत बहुत आभार। मैं आभार ज्ञापन की औपचारिकता के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना मौर्य जी को। मैडम, सादर आमंत्रित है आप, कृपया ज्ञापन। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना मौर्य जी। आपने काफी रोचक वक्तव्य दिया है और ज्ञानवर्धक काफी इसके लिए मैं आप और अच्छा लगने के साथ साथ हमें यहाँ के विद्यार्थी भी बहुत खुश हुए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने आपको रोचक और इतना अच्छा ये वक्तव्य सुनाया है आपके द्वारा, तो बहुत अच्छा लगा सर। और इस ऑनलाइन आवाज के माध्यम से जो लोग सभी जुड़े हुए हैं, सब लोगों ने सुना अच्छे तरीके से और वक्तव्य बहुत धन्यवाद आपका आभार। मैं आशा करती हूँ कि अगले और कुछ कार्यक्रम हम लोग करवाएंगे तो उसमें भी आप सादर आमंत्रित रहेंगे। जी जरूर जरूर। धन्यवाद एक बार सभी का। मैं विश्वविद्यालय के समस्त पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। आदरणीय कुलपति महोदय ने हमें समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, साथ ही आदरणीय रजिस्ट्रार सर, अधिष्ठाता महोदय और सभी जो श्रोतागण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देख रही हूँ कि देश भर से भी काफी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनीषा वर्मा जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह सर वाराणसी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सतीश कुमार ओझा जी बिहार से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, डॉक्टर अरविंद कुमार व्यास सर जुड़े हुए हैं, हिंदी विभाग का अध्यक्ष हैं, डॉक्टर काकानी श्री कृष्णा सर जुड़े हुए हैं। सभी को धन्यवाद कि आपने हमें इतना समय प्रदान किया। और सबसे अधिक धन्यवाद हैं डॉक्टर मोहसिन खान सर का कि आज बहुत ही व्यस्तता थी सर आपकी, आप तीसरा लेक्चर दे रहे हैं और फिर भी आपने मुझे समय दिया। आपको सर बहुत बहुत आभार। सभी श्रोताजन को बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सभी का। जय हिंद।